हमने देखा कि किस तरह से ठोसों में जो संकुलन होती है वो एक विमा और दो विमाओं में अलग अलग होती है, और तीसरी जो त्रिविमा होती है, जो थ्री डायमेंशनल होती है, उसमें किस तरह की संकुलन जो है वो ठोस में होती है, उसके बारे में अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना आपके लिए आवश्यक है कि किस तरह से एक विमा और दो विमा, उसकी सहायता से हम त्रिविमा जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप पुराने लेक्चर्स को आप या तो फिर से वापस आप देख लीजिए, या अगर आपको याद हो तो आपको हम लोगों ने त्रिविमा में द्विविमा जो बनाए थे उसकी सहायता से हम यहाँ पर त्रिविमा का निर्माण जो है वो करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एक विमा हम लोगों ने ली थी, जिसमें हम लोगों ने एक अक्ष जो है वो लिया हुआ था, इस तरह से एक अक्ष पे कणों को हम लोगों ने संयोजित किया था, और उसके पश्चात उसी एक विमा में हमने दो विमा बनाया था, क्योंकि अब इसमें हम दो अक्षों को ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक गोले के नीचे दूसरा गोला इस तरह से हमने इसको संयोजित किया था, अर्थात हमने वर्ग संकुलन और एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो है वो बनाया था। तो इन्हीं की सहायता से अब हम आगे जो है वो इसके त्रिविमा की कल्पना करेंगे कि कैसे वर्ग निबिड़ संकुलन से हम उसका त्रिविमी बना सकते हैं, और षटकोणीय निबिड़ संकुलन से कैसे हम उसका त्रिविमी जो है वो कल्पना कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग संकुलन जो होती है, जिसमें हमने इस तरह की एक डायग्राम जो है वो बना रखी थी पहले। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इसमें पंक्तियों की बात की थी। पंक्तियां अर्थात हम लोगों ने ये कहा था कि भाई एक, चूंकि एक विमा है और एक विमा के बाद हमने द्विविमा लिया था, जिसमें हमने इस तरह से एक पंक्तियां जो है वो तैयार की थी, और उसके बाद दूसरे अक्ष को हमने लिया था, अर्थात हमने इस तरह से 1 2 3 इस तरह से सोवन, इस तरह से हमने पंक्तियां तैयार की थी, और इन्हीं सभी पंक्तियों को मिला करके हम लोग इसको कहेंगे पर्त। अर्थात अगर हम कुल मिला के अगर कहें तो हम लोगों ने पंक्तियों की सहायता से हमने पर्त का निर्माण किया था। तो ये जो थी ये द्विविमा में थी। अब इन्हीं पर्तों की सहायता से या इन्हीं पर्तों को लेकर के अब हम त्रिविमा की कल्पना करेंगे, अर्थात हम यहाँ पर ये करेंगे कि अगर हम इन पर्तों के ऊपर एक दूसरा पर्त जो है वो लगा दें तो वो हमारी त्रिविमा हो जाएगी। अर्थात अब उसमें जो आपके जो डायग्राम्स बनेंगे या आपके जो एक्सिस बनेंगे, जैसे आप इस तरह के एक्सिस जो बना रहे हैं, अक्ष जो बना रहे हैं, इसमें एक अक्ष उधर हो गई, एक अक्ष उधर हो गई, और एक अक्ष जो है वो सीधी जाएगी। अर्थात ये आपकी तीसरी अक्ष हो गई, ये थ्री डायमेंशनल हो गई। तो थ्री डायमेंशनल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन पंक्तियों के जो पर्त बने हैं उन पर्तों के ऊपर हमको और पर्त जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से पर्तों को डाल करके हम उसके त्रिविमा का निर्माण जो है वो करेंगे। जैसे कि आप इस संरचना में आप देख रहे हैं, इस संरचना में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी एक जालक का निर्माण जो है वो हुआ है, और वो जालक में इस तरह के वो जालक बने हुए हैं। तो उस जालक में अगर आप देख रहे होंगे तो वो इस तरह की संरचना है, अर्थात इसके ऊपर अब हम गोले रखते जाएंगे, इस तरह से ऊपर में गोले रखते जाएंगे, अर्थात उनके परतों में हम बढ़ोतरी करते जाएंगे। जो परत नीचे थी अब सेम परत हम उसके ऊपर जो है लगाते जा रहे हैं इस तरह से, अर्थात हम एक परत के ऊपर हम दूसरे परत जो है वो लगाते जा रहे हैं। परतों के ऊपर हम फिर से दूसरी परत जो है वो रख रहे हैं। तो उनकी जो संरचना है वो अगर हम इसी तरह से परत रखते जाएं तो उसकी संरचना इस तरह से बनेगी, एक जालक के समान संरचना जो है वो बनेगी। और जिनसे मिलकर वो बना है, अगर वो इकाई अगर आप देखें, वो यूनिट सेल आप देखें तो आपको पता चलेगा यह एक सरल घनी प्रकार की इकाई सेल बनती है। अर्थात एक सरल घनी प्रकार की इकाई सेलों से पूरा एक जालक का निर्माण जो है वो हो जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ग निबिड़ संकुलन के माध्यम से हम एक त्रिविमा का निर्माण जो है वो करते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास एक दूसरी संरचना भी थी, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन भी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसको आप लोगों ने हेक्सागोनल निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग के नाम से आप लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो उस क्लोज पैकिंग में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये किया था कि एक पंक्ति के नीचे जो दूसरी पंक्ति हमको रखनी थी वह उसके गर्त या ऑर्नामेंट पर रखे गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पंक्ति है और इस पंक्ति के नीचे जो दूसरी पंक्तियां रखी गई हैं वो उसके गर्तों पे या फिर उसके ऑर्नामेंट पे या उनके रिक्तियों पे रखे गए हैं और इसी तरह की पुनरावृत्ति पंक्तियों की होती गई। अब अगर इस तरह की जो संरचना है द्विविमी, उस संरचना में अगर हम इसकी त्रिविमी संरचना की कल्पना करते हैं तो उसकी त्रिविमी संरचना की कल्पना करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब हम ऊपर में फिर गोले रखते जाएंगे। अब उसके ऊपर में अगर हम इस तरह से गोले रखें, मान लीजिए हम इस तरह से अब इसके ऊपर में गोले रखते जाएंगे, इस तरह के गोले रखेंगे क्योंकि हमको उसी तरह से उसके ऊपर भी वही संरचना हमको बनानी है। तो अगर आप देख सकते हैं ये इस तरह की संरचना हमको मिल जाएंगी। इनके ऊपर हम गोले रखते जाएंगे, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से रखिए, ये इस तरह से। अर्थात हमने क्या किया, सेम दूसरी परत हमने उसके ऊपर रख दी। कहां पर, उसके गर्त या ऑर्नामेंट में। अब जब इस तरह से आप संरचनाओं पे अगर आप परतें जो है वो लगा देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको दो अलग अलग प्रकार की वृत्तियां आपको दिखेंगी। एक वृत्तियां जो इस तरह की हैं, ग्रीन कलर वाली, और दूसरी जो वृत्तियां अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको दिखेंगी रेड कलर वाली। यहां इस तरह की दो तरह की वृत्तियां हमको यहां पर दिख रही हैं। वृत्तियां अर्थात वह स्थान जो किसी भी ठोस पे गोलों के भरने के पश्चात शेष बच जाती है, वह स्थान वृत्तियां कहलाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम, चूंकि हमने ठोस को भरने के लिए गोलों का इस्तेमाल किया है, एक सरूप गोले को हमने माना है इकाई, तो अगर हम गोले से किसी भी संरचना को हम भरते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमको दो तरह की वृत्तियां प्राप्त हुई, एक वो ग्रीन कलर जो आपको दिख रही है और एक जो रेड कलर आप दिख रही है। ग्रीन कलर जो हमको दिख रही है इसको कहा जाता है चतुष्फल की वृत्तियां। और ये आपको जो लाल रंग में जो आपको दिखाई दे रही है रेड कलर में, ये कहलाती है अष्टफलकीय वृत्तियां। ये दो तरह की वृत्तियां जो है वो हमको यहां से मिल जाती हैं। एक मिलती है चतुष्फलकीय वृत्तियां और एक मिलती है हमको अष्टफलकीय वृत्तियां। अब इन वृत्तियों को पहले हमको समझना है कि ये चतुष्फलकीय वृत्तियां क्या होती हैं और ये अष्टफलकीय वृत्तियां जो है वो क्या होती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसको इस तरह से समझते हैं। देखिए, चतुष्फलकीय वृत्तियां जो होती हैं वो इस तरह की वृत्तियां होती हैं कि अगर एक परत में तीन गोले हैं, इस तरह के तीन गोले हैं और इसके ऊपर एक गोला रख दिया जाए तो हमेशा बनने वाली जो वृत्तियां हैं इसे चतुष्फलकीय वृत्तियां कहते हैं। या इसको अगर हम इसको उल्टा देखें कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक गोले हैं और इसके ऊपर हम तीन गोले जो है वो रख देते हैं इस तरह से,
तो भी ये बनने वाली जो रिक्तियां हैं इसको हम चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। अर्थात 4 गोले का होना अनिवार्य है। हमेशा 3 गोले या तो ऊपर हो या नीचे हो और 1 गोले उसके ऊपर या नीचे। तो जो रिक्तियां बनती हैं वो चतुष्फलकीय रिक्तियां कहलाती हैं। और हमेशा चतुष्फल की जो रिक्तियां होती हैं वो आपको यहाँ पर जितने भी आपको ग्रीन कलर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं सब जगह पर ये दिखाई देती है। इसी तरह से अगर हम अष्टफल की रिक्तियों की बात करें तो अगर हमारे पास 3 गोले इसी तरह के हैं और इन गोलों के ऊपर अगर अल्टर क्रम में इस तरह से हम 3 गोले और रख दें तो यहां पर जो रिक्तियां बनती हैं इसे कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। और चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या हमेशा अष्टफल की रिक्तियों की संख्या की दुगनी होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां दो अलग अलग हमको यहाँ से मिल जाते हैं। अब बारी आती है कि यहाँ पर जो चतुष्फल की रिक्तियां हैं और अष्टफल की रिक्तियां हैं अगर इसके ऊपर हम और भी पर्त रख दें तो किस किस तरह की संरचनाएं हमको त्रिविमीन में मिल सकती हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पर दोनों संरचनाओं को हम एक साथ नहीं बनाते हैं कि इस संरचना में से केवल चतुष्फल की रिक्तियों को हम यहाँ पे बनाते हैं और इस संरचना में से केवल अष्टफल की प्रकार की रिक्तियों को हम दूसरी जगह पे बनाते हैं। इससे हमको पता चल जाएगा कि दोनों के ऊपर अगर हम परतों को रखते हैं, एक परत के ऊपर दूसरा या दूसरा के ऊपर तीसरा रखते हैं तो उसमें किस तरह की पैटर्न हमको मिलेंगी। तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले चतुष्फलकी वाले में चतुष्फलकी को रखते हैं और चतुष्फलकी में आप देख रहे हैं ये इस तरह के हैं। ये इस तरह से ये चतुष्फलकी, ये चतुष्फलकी, ये आपके जितने भी बने हैं ये हमारे चतुष्फल की रिक्तियां हैं। ये इस तरह की चतुष्फल की रिक्तियां हैं। और यदि इसमें अगर आप देखें तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें अष्टफल की प्रकार की रिक्तियों को हम लाते हैं। अब ये अष्टफल की प्रकार की रिक्तियां किस तरह की हैं तो इसमें आप देख सकते हैं 3 गोले के ऊपर हमने ये चौथा गोला रखा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 गोले के अल्टरनेट क्रम में हम उसके गोले को रखेंगे 3 गोले। तो इस तरह से हमारी जो संरचना है वो इस तरह की बनेगी। ये इस तरह की संरचनाएं जो है वो हमको तैयार हो जाएंगी। इस तरह से तो यहां पर जो आपको मिल रही है, यहां पर जो आपको मिल रही है ये हमारी इस तरह से जो मिल रही है जिसमें 3 गोले के ऊपर 1 गोले आपको दिख रहे होंगे तो ये हमारी बन गई अष्टफल की रिक्तियां और ये हमारी हो गई। अब इसको अगर आप इसके ऊपर में इसके परतों को रखते जाए, जैसे आप देख सकते हैं इसके ऊपर में हम, अब चूंकि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है अर्थात उसके गर्तों के बीच में हमको गोले रखने होते हैं, तो यहां पर अगर इसके गर्तों को आप कवर करें, चूंकि इसकी गर्त जो है वो कहां पे आ रही है, यहाँ पे, तो इसके गर्तों को अगर आप कवर करें ऐसे तो आप देख पाएंगे कि यहां पर अगर हम
इस पंक्ति को ए मान लें तो जस्ट दूसरी पंक्ति जो है वो उससे अलग पैटर्न पर रखे हुए, तो ये हमारा हो गया बी। लेकिन ये तीसरी जो आप रख रहे हैं ये हमेशा इसके सीधे में आएगी और इस तरह से ये हो जाएगी ए, और फिर उसके बाद अगर आप नीचे रखेंगे इस तरह से तो वो फिर से वापस जो है वो बी हो जाएगी। तो इसको कहा जाता है ए बी ए बी ए बी पैटर्न। जबकि अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आप पाएंगे कि चूंकि यहां पर भी हम एससीपी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो एससीपी में भी हमको वही गर्त या अनमन को उसके ऊपर में हम गोले रखने होते हैं। तो यहां पर अगर हम गोले रखें इस तरह से आप गोले रखें तो आप पाएंगे कि अगर इसको हम ए मान लें तो ये जस्ट जो ग्रीन कलर के गोले आपको दिख रहे होंगे ये उसके अलग पैटर्न में है, इस तरह से वो बी होंगे। और ये जो तीसरे आप रख रहे हैं ये तीसरे भी ए और बी के समान नहीं है, इस तरह से ये सी कहलाएंगे। इस तरह से ए बी सी इस तरह से पैटर्न।